हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक होंगे। आपका जो पिछला मैंने जो चैप्टर नेट का लिया था वो आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। उसमें जो कोई डाउट आपको लगा वो मेरे से कॉन्टेक्ट में आपने कर लेना। और इसके जो नोट्स होते हैं वो भी मैं इस लेक्चर के एंड में आपको प्रोवाइड करता हूँ। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। तो आज उसका कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक लेते हैं, जनरल कंसिडरेशन ऑन फीडिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स। तो आज का जो टॉपिक होगा वो जनरल कंसिडरेशन ऑन फीडिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स का, कि उसको लेबोरेटरी एनिमल्स को कैसा क्या फीडिंग किया जाए, किस तरह से की जाए और उसका ब्रीडिंग स्ट्रेट क्या होते हैं, ये इस बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट्स गो। द फीडिंग ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स शुड बी क्लोजली रिसेम्बल्ड टू द नेचर it is found in after knowing the nutritional requirement of the animal. It should be obtained from the local raw material to provide a standardized product. लेबोरेटरी एनिमल्स को जो अपन फीडिंग करते हैं वो इस तरह की फीडिंग करनी चाहिए कि वो आसानी से इंटेक कर सकते हो और जो उनकी जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट वो पूरी हो जाए। ग्रैन्युल्स और पेलेट्स आर मोर एक्सेप्टेबल टू एनिमल्स। दे आर इजी टू प्रोपर इन laboratories by incorporating a binding agents such as methyl cellulose. They are less wasted, simple to handle and good storage life. तो उनका जो अपन फीडिंग करेंगे वो ज़्यादा इजी रहेगा पैलेट्स में। और पैलेट्स बनाने के लिए, जो मिक्स बनाने के लिए अपन एक केमिकल एजेंट का यूज करते हैं जिसका मिथाइल सेलुलोज बोलते हैं, मिथाइल सेलुलोज। बट देयर आर आल्सो मेक demerits of these pellets, as if they are very soft they crumble easily in bag, and if they are hard may be difficult to chew. तो ये देखते हैं कि उसका जो पैलेट्स बनाते समय कि उसको इस तरह से रखना चाहिए कि ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, मीडियम टाइप का होना चाहिए ताकि वो उसको च्यू करने में भी आसानी रहे और उसको बैग में सेट करने भी आसानी रहे। Diet must be sterilized and it can be done throughout heat, ionizing radiation and fumigation. For it pasteurization about 80 degrees centigrade and autoclaving 121 degrees centigrade for 15 minutes makes the diet sterile without much लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। ये स्पेशली ध्यान रखने की बात है, इम्पोर्टेंट है कि इसका जब आप जो फीडिंग का मटेरियल तैयार करते हैं वो स्टाइल होना चाहिए या आयोनाइजिंग रेडिएशन होना चाहिए। और वो कैसे करते हैं? पास्चुराइजेशन करते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड और उसको ऑटोक्लेविंग करेंगे 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स के लिए करते हैं। तो स्टाइल भी उस समय तक ऐसा ही करना चाहिए कि किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होना चाहिए।
तो इस तरह से हम उनको लेबोरेटरी एनिमल्स की फीडिंग करते हैं। लेबोरेटरी एनिमल्स की जो फीडिंग करने का जो पेट्स होते हैं लगभग सिमिलर होता है, लेकिन उसकी नेचर के हिसाब से अलग अलग कुछ माइनर डिफरेंट हो सकता है। तो वन बाय वन अपन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीडिंग ऑफ माइस। पहला फीडिंग ऑफ माइस। माइस का फीडिंग कैसे करेंगे, तो पहले इसका डिस्कस करेंगे। माइस prefer cereal grains as oat, crushed wheat, meat and sugar। ज्यादातर जो माइस है वो ग्रेन को या क्रस्ट ग्रेन को इंटेक करती है और लाइक करती है। इन लेबोरेटरी दे आर गिवन वन और मोर ग्रेन और grain by products with added fats, proteins, vitamins and minerals। अगर उनका फीडिंग तैयार करते समय तो जो उनके साथ में एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होंगे और मिनरल्स और प्रोटीन, फैट, ये भी अपन ऐड कर सकते हैं। माइस डाइट्स आर प्रिपेयर्ड इन पैलेट्स, मील, जेल और लिक्विड विच आर इजी टू फीड एंड हैव मिनिमम वेस्ट। जो माइस की डाइट होगी, जो पैलेट्स तैयार करेंगे, इसमें पैलेट्स में तो इंटेक करता है, लेकिन मील, जेल और लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं ताकि वो इंटेक करने में इजी हो और फीडिंग में कोई वेस्टेज नहीं हो। तो इस तरह से अपन माइस का फीडिंग करते हैं। अब है नेक्स्ट नाउ फीडिंग ऑफ रैट। फीडिंग ऑफ रैट। रैट को कैसे फीडिंग करेंगे, तो इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। एज ए रेट्स आर ओमनिवोर एनिमल, दे जनरली रेगुलेट their food intake related to physiological need। जो रेट्स नेचर से ओमनिवोरस होता है वो सब कुछ इंटेक कर लेता है और जनरली रेगुलेट करता है अपनी जो इंटेक रिलेटेड फिजियोलॉजिकल डिमांड के हिसाब से अपना इंटेक करता है। दे नो देयर फूड, सो स्टैंडर्ड पैलेट्स फूड इज मच कंसिडर्ड। फिर भी जैसे उसको पैलेट्स के रूप में अगर फीडिंग किया जाए तो बेटर रहेगा और वो इंटेक भी ठीक करेगा। तो इस तरह से अपन जो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो माइस और रेट्स के अंदर जो फीडिंग करने में, तो इस तरह से उसका रेट का फीडिंग करेंगे। नेक्स्ट है फीडिंग ऑफ हैमस्टर। फीडिंग ऑफ हैमस्टर। अब हैमस्टर को कैसे फीडिंग करेंगे, तो नोट करिए। हैमस्टर्स डाइट कंसिस्ट ऑफ सीड इन नेचुरल कंडीशन। स्पेशली जो हैमस्टर का जो नेचर है, जो नेचुरल कंडीशन का जो सीड है उसको इंटेक करने में ज़्यादा वो प्रेफर करती है। ये हैमस्टर पैलेट्स रोडेंट डाइट कंटेन, उसके जो डाइट्स देते हैं उसमें मिनिमम 60% प्रोटीन, 4 to 5% फैट, अप्रोक्सीमेटली लो प्रोटीन कार्ब एलोफेशिया एंड हाई फैट अबव 7 to 9% कार्ब मोटिलिटी। स्पेशली इसका ध्यान रखेंगे, जो उसका जो डाइट होगी हेमस्टर के लिए जो अपन तैयार कर रहे हैं उसमें 60% प्रोटीन होनी चाहिए और 4 to 5% फैट होना चाहिए। अगर प्रोटीन लो प्रोटीन होगी तो उसमें एलोफेशिया नामक की
डिजीज होगी। और अगर फैट ज़्यादा देंगे अपन 4 to 5% से, यानी अबाउट 7 to 9% तक अगर पहुंच जाती है फैट, तो उसमें मोर्टिलिटी भी हो सकती है। तो इस चीज़ का अपन स्पेशली ध्यान रखते हैं कि जितने रिक्वायरमेंट है उतने ही उसको प्रोटीन और फैट दी जाए। यंग हेमिस्टर बिगिन gnawing solid food and drinking water at 7 to 10 days of age। जो यंग हेमिस्टर जो होता है, जो 7 से 10 दिन के अंदर में ही सॉलिड फीड और वाटर इंटेक करने लगता है। द 100 ग्राम ऑफ बॉडी वेट needed add to 12 gram of feed and 10 ml of water, which are taken as several small meals approximately 2 hours apart। एक 100 ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से अगर उसकी रिक्वायरमेंट होगी हेमिस्टर की जो फीडिंग में, वो एड टू 12 ग्राम, यानी 8 से 12 ग्राम फीड और 10 ml वाटर। और वो जो 100 ग्राम बॉडी वेट की, तो इतनी उसको पर डे की आवश्यकता होगी। और वो कैसे देंगे कि 2 घंटे के अंतराल पे उसको देती जाएगी। तो ये था फीडिंग ऑफ हेमिस्टर। नेक्स्ट है फीडिंग ऑफ गुनिया पिग। फीडिंग ऑफ गुनिया पिग। फीडिंग ऑफ गुनिया पिग। अब अपने जैसे पहले इन सब का फीडिंग कर रहे हैं, वैसे ही गुनिया पिग का भी देखेंगे कि गुनिया का किस नेचर की है और वो कैसे उसको फीडिंग किया जाए। दे आर हर्बीवोरस इन नेचर। जो गुनिया पिग होगी वो नेचर से हर्बीवोरस है, और ईटिंग ड्यूरिंग डे एज वेल एज नाइट। वो ईटिंग भी नाइट में और डे में, दोनों में कर लेती है। दे कैन बी गिवन वाटर सोक्ड बेंगल ग्राम विथ सोक्ड व्हीट विथ एडेड साल्ट एंड विटामिन सी। जो इसको अपन फीडिंग करेंगे गुनिया पिग को, वो एक तो बेंगल ग्राम का जो वाटर सॉफ्ट होना चाहिए और व्हीट होना चाहिए, एंड इसके अंदर साल्ट एंड विटामिन सी अपन और ऐड कर देंगे। अब जो एक एन एडल्ट गुनिया पिग के लिए कितना चाहिए, अपन जो उसका रॉ मटेरियल कितना चाहिए जो उसको फीड तैयार करने के लिए, इसमें अपन देखते हैं 50 ग्राम ऑफ व्हीट ब्रान प्लस 10 ग्राम बेंगल ग्राम प्लस 120 ग्राम लूसन एंड 50 ग्राम टोमेटो प्लस 30 ग्राम बीटरूट एंड 2 वाटर बॉटल्स विथ 100 मिलीग्राम विटामिन सी पर लीटर होना चाहिए। तो एक जो देखिए आपको मैं नोट करवाता हूं, एक एन एडल्ट गुनिया पिग के लिए कितना चाहिए, 50 ग्राम व्हीट ब्रान, 50 ग्राम व्हीट ब्रान प्लस 10 ग्राम बेंगल ग्राम ग्राम भी कह सकते हैं इसको, बेंगल ग्राम को, जो चना होता है उसको बेंगल ग्राम बोलते हैं। और 125
lucerne and 15 gram tomato. Lucerne plus 15 gram tomato. Tomato plus 30 gram beetroot. Beetroot and 2 water bottle and plus 2 water bottle plus 100 gram vitamin C मिलीग्राम विटामिन सी ऐड करेंगे। तो इस तरह से एक एन एडल्ट गुनिया पिग होगा, ये इतना पर डे उसको आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से 30 गुनिया पिग के लिए अगर अपन बनाना चाहें तो उसके लिए क्या रॉ मटेरियल होगा अपन को, तो इसको भी नोट करिए। 1 किलो व्हीट ब्रान प्लस 100 ग्राम बेंगल ग्राम प्लस 20 ग्राम साल्ट एंड प्लस 200 मिलीग्राम विटामिन सी। तो कितना होगा, फॉर 30 गुनिया पिग के लिए अगर अपन फीडिंग मेटेरियल तैयार की जाए गुनिया पिग, इसके लिए क्या होगा 1 किलो व्हीट ब्रान प्लस 100 ग्राम बेंगल ग्राम प्लस 20 ग्राम साल्ट और 20 ग्राम साल्ट प्लस 200 ग्राम मिलीग्राम विटामिन सी। इसके साथ में कुछ बीटरूट्स एंड टोमेटोस भी और ऐड कर सकते हैं। तो ये 30 गुनिया पिग्स का हो गया 1 किलो व्हीट ग्राम प्लस 100 ग्राम बेंगल ग्राम प्लस 20 ग्राम साल्ट एंड 200 मिलीग्राम विटामिन सी इसके साथ में। तो ये 30 गुनिया पिग के सब का जो फीडिंग मेटेरियल हो गया 30 गुनिया को के लिए सफिशिएंट है। तो ये बात थी फीडिंग। अब देखते हैं कि उसका ब्रीडिंग स्टेज क्या है, ब्रीडिंग कैसी होती है, कैसे को 1 बाय 1 नोट करेंगे। ब्रीडिंग ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स। ब्रीडिंग ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स। लेबोरेटरी एनिमल्स। ब्रीडिंग ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन है ब्रीडिंग ऑफ माइस। फर्स्ट लेंगे ब्रीडिंग ऑफ माइस। ब्रीडिंग ऑफ माइस। तो
mice become mature by 30 days, 30 दिन के अंदर वो मेच्योर हो जाती है. While puberty in males occurs 2 weeks later, लेकिन जो मेल के अंदर 2 वीक के लेटर के बाद में उसकी puberty होती है. Female mice are polycystic, spontaneous ovulators and cycle every 4 to 5 days के. इसकी जो साइकिल चलती है 4 से 5 दिन के अंदर. Mating, estrus and ovulation occurs during dark phase. Temperature less than 28 degrees centigrade reduce fertility and high noise also reduce female fertility. इसकी जो मेटिंग होती है माइस के अंदर वो स्पेशली नाइट को डार्क फेज के अंदर होती है, डे फेज में नहीं होती, डार्क फेज में होती है. और टेम्परेचर जो 28 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा और नॉइज होगी, मतलब आवाज जहाँ होगी वो फर्टिलिटी को लेस करते हैं. इसलिए उसको एक तो टेम्परेचर और उसकी नॉइज का स्पेशल ध्यान रखते हैं. मेटिंग कैन बी डिटेक्टेड विदिन 24 hours by the formation of a vaginal plug. Vaginal plug क्या होता है? A mixture of sperm and secretion from the seminal vessels. एक सिक्रेशन होता है जो स्पर्म का और वेजिनल्स का, तो उसको वैक्सीवेजाइनल प्लग बोलते हैं. प्रेग्नेंट फीमेल्स build nest for giving birth. After birth, unnecessary disturbance should be avoided. Nursing females usually lactate for 3 weeks. The milk spot in pups indicate sufficient milk. Uptake in the first 4 to 5 days after birth. Reproductive life of a female mouse approaches 2 years and usually retired by 1 year of age. The litter size commonly ranges from 1 to 4 pounds. जो माउस की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होगी वो कितने होगी? अप्रोक्सीमेटली 2 years एंड 1 year के बाद में उसको एक रिटायर हो जाता है. और जो लिटर साइज कितनी होगी वो 1 to 4 पप्स होंगे. ये जो माउस की बात है, तो इसके अंदर की लिटर साइज में रेंज 1 to 4 है. तो ये जो हुआ है माइस में, जो ब्रीडिंग ऑफ माइस को इस तरह से होती है. और अब नेक्स्ट में लेते हैं ब्रीडिंग ऑफ रैट. ब्रीडिंग ऑफ रैट. रैट में किस तरह से होती है, कितना उसका लिटर साइज होगी, कैसा होगा, पॉवर्टी का. रैट इज ए डार्कनेस लविंग एनिमल. इसके नेचर से ज्यादातर ये डार्कनेस लविंग फेज को पसंद करता है. दे बिकम एक्टिव इन द डार्क एंड रेस्ट इन लाइट पीरियड. और वो जो एक्टिव होता है डार्क में और लाइट में रेस्ट करता है. In laboratories, they also follow the same 12 by 12 hours of light and dark. वो 12 घंटे तक लगभग
24 घंटे के अंदर लाइट में रहता है और 12 घंटे डार्क में। देयर मोस्ट एक्टिव पीरियड occurs at the beginning and end of the dark period। ज्यादा वो एक्टिव कब रहता है? डार्क पीरियड के अंदर। दिस टाइम आल्सो इंक्रीज देयर हार्ट रेट एंड फूड इनटेक। इसकी जो हार्ट रेट इस पीरियड के अंदर और फीडिंग की रेट बढ़ जाती है। टेम्परेचर ऑफ बॉडी आल्सो इंक्रीज अप टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। देयर सेंस ऑफ स्मेल एंड टच इज वेरी हाई विच हेल्प देम इन देयर सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। द लाइफ स्पान ऑफ विस्ट रैट इन लेबोरेटरीज इज अबाउट 1200 days for males and 1400 days for females। इसकी जो लाइफ स्पान कितने होगी रैट्स के अंदर? 1200 दिन तो मेल्स के अंदर, और 1400 मतलब 1400 दिन वो फीमेल में। दे रीचेज सेक्सुअल मैच्योरिटी एट 2 to 3 months of age। They breed throughout the year as female have continuous short ostrich cycle of 4 to 5 days। इसके भी जो ओस्ट्रिच साइकिल होगी वो 4 से 5 दिन की होती है। और इसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी कब होगी रेट के अंदर? 2 से 3 मंथ के अंदर होते उसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाती है। देयर gestation period is 20 to 21 days। लिट्रिसाइड इज 10%। इसकी जो gestation कितना होगा रेट के अंदर? वो 20 to 21 डेज, 20 से 21 दिन, और उसकी लीटर साइज 10 होगी, 10 पप्स पर लीटर। द वेट ऑफ रैट कैन बी 400 ग्राम फीमेल एंड 800 ग्राम इन मेल। इसका बॉडी वेट का जो एडल्ट का वो अबाउट 400 ग्राम का होगा फीमेल के अंदर, और 800 ग्राम का होगा मेल के अंदर, यानी 400 ग्राम फीमेल और 800 ग्राम मेल के अंदर। तो इस प्रकार से जो इसका ब्रीडिंग स्टेट्स ऑफ रैट है ये अपने डिस्कस किया। अब है नाउ ब्रीडिंग ऑफ लेबोरेटरी गुनिया पिग। ब्रीडिंग ऑफ गुनिया पिग। ब्रीडिंग ऑफ गुनिया पिग। गुनिया पिग में ब्रीडिंग स्टेज कैसा होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ दे स्टार्ट ईटिंग सोलिड एंड ड्रिंकिंग वाटर वाइल लैक्टेट फॉर 2 to 3 वीक्स। इसके अंदर बर्थ से ही गुनिया पिग्स में का नेचर है ईटिंग सोलिड और वाटर इंटेक करने लग जाती है, और उसका जो लैक्टेट पीरियड होगा लैक्टेशन वो 2 से 3 वीक होता है, 2 to 3 वीक्स। देयर सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टार्ट्स विदिन 2 to 3 मंथ। जो सेक्सुअल मैच्योरिटी कब आएगी? वो 2 से 3 महीने। वैसे ही जो रैट और माइस की थी वैसे ही इसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी होगी 2 से 3 मंथ ऑफ एज इन मेल्स, एंड while before 1 month of age in male, फीमेल के अंदर एक एज से पहले 1 मंथ पहले हो जाती है। द बॉडी मास इज अबाउट 500 ग्राम इन मेल्स एंड 300 ग्राम्स इन फीमेल्स। बॉडी मास कितना होना चाहिए? बॉडी वेट मतलब जो 500 ग्राम तो मेल में होना चाहिए और 300 ग्राम फीमेल, इतना हो जाता है।
दे फुली ग्रोज एट द एज ऑफ 8 to 12 मंथ्स, और जो फुल इसका जो ग्रो होगा वो 8 to 12 मंथ में, यानी 8 से 12 महीने यानी 1 साल तक इसका फुली ग्रो हो जाते हैं। इन लेबोरेटरी देयर लाइफ स्पैन इज 3 to 4 ईयर्स, और लाइफ स्पैन कितनी होगी इसकी? 3 से 4 साल। एंड बॉडी मास रीच एट टू 1000 ग्राम्स एंड लेंथ अप टू 30 सेंटीमीटर। बॉडी मास कितना हो जाएगा इसके अंदर, मेल के अंदर? वो 8 to 12 ग्राम्स यानी 1000 ग्राम तक, और लेंथ कितनी? 30 सेंटीमीटर। फीमेल गुनिया पिग शोज पेरियोडिकली स्ट्रेस साइकिल ऑफ अबाउट 16 डेज। इसका जो पेरियोडिकल स्ट्रेस साइकिल कब होगा इसका? 16 दिन का होता है, 16 डेज। देयर gestation period about 67 days। gestation period जो लेंथ होता है सबसे अदर जो लेबोरेटरी एनिमल्स वो 67 डेज। 1 लीटर साइज इज अबाउट 1 to 4 इंच, और लीटर साइज की होती 1 to 4 इंच होगी 1 लीटर के अंदर। 1 से 4 बजे तक का उसका लीटर साइज होता है। देयर एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लाइट एंड डार्क रीजन। इसकी एक्टिविटी डिपेंड नहीं करती है डार्क में और लाइट में, इसका इफेक्ट नहीं पड़ता इसमें। तो ये जो अपन ने जो ब्रीडिंग स्टेट लेबोरेटरी एनिमल्स में पढ़ा, ये सबका 1 by 1 अपने नोट किया है कि कैसा कितना गेस्टेशन होता है, कितनी लाइफ स्पैन होती है, मैच्योरिटी कब होती है, सब डिटेल में ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना। जो प्रॉब्लम है वो आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में भी बता सकते हैं, कि जो भी डाउट्स होंगे वो दिया जाता है। अब है आपकी ये तो फीडिंग एंड ब्रीडिंग स्टेट है लेबोरेटरी एनिमल्स में। अब एक छोटा सा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो लेंगे। वो टॉपिक होगा स्पेसिफिक पैथोजन फ्री, SPF। SPF क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में है, तो इसके अपन स्टडी करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ concept of production of SPF specific pathogen free, pathogen free, स्पेसिफिक पैथोजन फ्री, SPF के नाम से जानते हैं इसको, फ्री एंड जर्म फ्री लेबोरेटरी एनिमल्स, एंड जर्म फ्री लेबोरेटरी एनिमल्स। तो एक छोटा सा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ SPM स्पेसिफिक पैथोजन फ्री एंड जर्म फ्री लेबोरेटरी एनिमल्स। इसमें थोड़ा डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में है। क्या होता है SPF? द स्पेसिफिक पैथोजन फ्री एनिमल्स आर the animals that are free from all infections at the time of birth। इसका मतलब यह है कि जो बर्थ के समय किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए,
उसके बच्चे में और उसमें, ये एसपीएफ होता है। यानी फॉर इट ड्यूरिंग द बर्थ आर एस्पेक्टिक मेजर्स आर टेकन बाय मीन्स ऑफ सिजेरियन सेक्शन और hyperstrectotomy. Mothers are transferred in pathogen free area made by plastic sheets or glass. Young one are also kept there. तो इसमें जो कुछ जो एसपीएफ अपनाने के लिए मेथड्स हैं जो अपनाते हैं स्पेसिफिक मेजर्स, उसका फॉलो करते हैं, तो इस तरह से अपन को एसपीएफ यानी जर्म फ्री लेबोरेटरी एनिमल्स प्राप्त हो सकते हैं। अब है यूज ऑफ एसपीएफ इन माइस। यूज क्या है? यूज ऑफ एसपीएफ इन माइस। एसपीएफ का मतलब जानते हो आप, अभी आपको नोट करवाया कि स्पेसिफिक पैथोजन फ्री। इन माइस it is done by routine testing by making list of disease causing pathogen as well as opportunistic and commensal organism, they are given SPF considered from. Germ-free mice are more properly referred to as exogenic and free of all microorganism. Free of all microorganism typically found in the gut. एक्जेनिक का मतलब क्या है? फ्री ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइपिकली फाउंड इन द गट। जो गट के अंदर जो टाइपिकली ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो फ्री होना चाहिए, नॉट नॉन एज एक्जेनिक। दे आर फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ इंटरफेयरिंग विथ रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड केप्ट इन स्ट्राइल आइसोलेशन। कि जो ऑर्गेनिज्म अपन इंटर करेंगे, जो लेंगे, वो क्या होना चाहिए? एक तो अपने रिसर्च ऑब्जेक्ट के अनुसार और स्ट्राइल आइसोलेशन होना चाहिए जो भी ऑब्जेक्ट अपन लेंगे। एसपीएफ रोडेंट फॉर मॉडर्न बायोमेडिकल रिसर्च। एसपीएफ का मतलब स्पेसिफिक पैथोजन फ्री रोडेंट फॉर मॉडर्न बायोमेडिकल रिसर्च नीड टू बी डिफाइंड लेवल्स पैथोजेंस एंड अदर इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट मे चेंज द रिजल्ट ऑफ रिसर्च। यानी कहने का मतलब है कि जो भी अपन एसपीएफ जो रोडेंट का जो लेबोरेटरी एनिमल्स का जो अपन स्टडी करेंगे, वो किसी भी प्रकार का से जो पैथोजन या इन्फेक्शन से फ्री होना चाहिए, और उस जो किसी प्रकार का जो इन्फेक्शन फैलाने वाले जो एजेंट नहीं होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए। और तभी अपन इसमें रिसर्च अपना जो करेंगे, इसका यूज वो ही सक्सेस होगा, वरना उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें कुछ जो एजेंट है इन्फेक्शियस, अपन उसको नोट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिनिमाइजिंग डिजीज आउटब्रेक्स इन द एनिमल कॉलोनी। जो कम से कम डिजीज आउटब्रेक होनी चाहिए
इन द एनिमल की जो कॉलोनी की जहाँ एनिमल रखे हुए हैं उसका कम से कम डिजीज होना है। सेकंड, ऑप्टिमाइजिंग द ब्रीडिंग ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स। जो लेबोरेटरी एनिमल्स की जो ब्रीडिंग है वो ऑप्टिमाइजिंग होनी चाहिए, ऑप्टल जितनी होनी चाहिए उसके हिसाब से ही उसको यूज मिलेंगे, ऑप्टिमम होना चाहिए, न ज़्यादा न कम, न किसी प्रकार का कोई एजेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसको प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट, क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ ए लेबोरेटरी एनिमल includes the animals microbial quality, genetic and environment quality। the quality कैसे होनी चाहिए एश्योरेंस ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स में इंक्लूड्स ये सब होनी चाहिए, माइक्रोबियल क्वालिटी होनी चाहिए, जेनेटिक क्वालिटी होनी चाहिए और एनवायरमेंटल क्वालिटी होनी चाहिए। ये सब जो जेनेटिक अपन जो लेबोरेटरी में रिसर्च करते हैं और जो लेबोरेटरी एनिमल्स को में इस तरह की ये करेक्टर्स होने चाहिए जो मैंने आपको अभी बताया, मिनिमम डिजीज होना चाहिए, ऑप्टिमल ब्रीडिंग होना चाहिए और क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस में एनवायरमेंटल और जेनेटिक एंड माइक्रोबियल क्वालिटी ये होना है, वेरी इम्पोर्टेंट है। इस तरह से होगा तब है। तो ये एक काफ़ी अपन ने डिस्कस किया SPF का, यानी SPF का स्पेसिफिक पैथोजन फ्री जो करते हैं। तो ये आपका टॉपिक अभी ख़त्म हुआ। इसमें जो भी आपको जो डाउट्स होंगे किसी भी तरह का, जो भी हमने टीचिंग किया है अभी, जो आपने देखा है, पढ़ा है, लर्निंग किया है, उसको वो मुझे शेयर कर सकते हैं। अब हम इसका जो अभी जो टीचिंग किया उसके लिए जो नोट्स हैं साथ में वो भी मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, इसको भी आप देख लीजिए स्टडी के लिए। तो देखिए ये आपका जो फर्स्ट पेज होगा, जनरल कंसिडरेशन ऑन फीडिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स। ये है आपका सेकंड पेज। ये आपका जो थर्ड पेज जिसमें ब्रीडिंग ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स आएगा, फीडिंग भी है इसमें। और ये है फोर्थ पेज जो ब्रीडिंग लेबोरेटरी एनिमल्स चल रहा है। ये है फिफ्थ पेज जिसके अंदर ब्रीडिंग के साथ साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक पैथोजन फ्री एंड जर्म फ्री लेबोरेटरी एनिमल्स के बारे में जो अभी आपने डिस्कस किया, जो SPF क्या है, क्या यूज है इसका माइस के अंदर और ये क्यों करते हैं, ये सब इसके अंदर नोट है। तो आप इसको देख के स्टडी करिए इसकी। और सिक्स्थ पेज है जो इसी का SPF का है, जो क्वालिटीज़ के बारे में इसको बारे में डिस्कस किया है। तो ये आपके जो नोट्स हैं इसके साथ ही मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो आप स्टडी करना, पढ़ना और जो डाउट होंगे वो मेरे को नेक्स्ट क्लास के अंदर आप शेयर कर सकते हैं, उसका हम शेयर कर लेंगे और उसका जो भी आप चाहेंगे उसका क्लियर कर देंगे। तो ओके, थैंक यू।